जीएसटी की ओर डायरेक्टली नाउ। जीएसटी में हमने कल देखा कि जीएसटी का फर्स्ट ऑफ ऑल फुल फॉर्म है, इट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट इज कॉल्ड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जो मैंने आपको कल बताया था, आपने होपफुली लिखा होगा, जो भी मैं वर्बली बोलते रहता हूँ, ठीक है। तो इट्स द नेम इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एस इज हियर ओवर देयर। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी है। इट इज नॉट गुड एंड सिंपल टैक्स, ठीक है। बट ये हमारे गुड एंड सिंपल टैक्स, हमारे मोदी जी ने कहा था कि ये गुड एंड सिंपल टैक्स है। क्या सच में गुड एंड सिंपल टैक्स है? जरा देखते हैं। फर्स्ट एवर कंट्री टू अडॉप्ट जीएसटी वाज फ्रांस इन 1954। हमारे भारत में जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से। 63 इयर्स आफ्टर, मतलब बहुत सालों के बाद हमने इंप्लीमेंट किया। वर्ल्ड में देयर आर मोर देन 196, देयर आर अराउंड 196 कंट्रीज, मोर देन 160 कंट्रीज हैव अडॉप्टेड जीएसटी। तो ऑब्जेक्टिव यही था कि जहां वर्ल्ड जा रहा है वहां पे भी हम इंडिया जाएंगे, और इंडिया में भी इतने सारे टैक्सेस थे ऑलरेडी, उसके कॉम्प्लिकेशंस कम करेंगे। और एक नया नारा निकाला हमने, नारा निकाला ऑब्जेक्टिव, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, ये हमारा नारा था, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव था टूवर्ड्स जीएसटी, कि हम बहुत सारे टैक्सेस जो फालतू में इतना परेशान कर रहे थे लोगों को, उसको हम एक ही में क्लब करेंगे। तो हमने लेके आए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो मोदी जी ने कहा गुड एंड सिंपल टैक्स। ओके, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। तो टैक्सेस बिफोर जीएसटी क्या क्या थे? मैंने आपको बताया, जीएसटी के पहले वैट था, जो सेल के ऊपर लागू था। सर्विसेज टैक्स था, जो सर्विसेज पे लागू था। मतलब कौन से सर्विसेज? सीए के सर्विस, इंजीनियर के सर्विस, इंटीरियर डेकोरेटर के सर्विस, अलग अलग जो सर्विसेज हमको मिलते हैं ना, इवेंट मैनेजमेंट के सर्विसेज, ये सारे सर्विसेज के ऊपर है ना आपको सर्विस टैक्स लगाना पड़ता था पहले। सेल्स टैक्स विच इज सिमिलर टू योर वैट ओनली। ओके, पहले था, बहुत पहले था बॉम्बे सेल्स टैक्स, 2005 के पहले की जमाने की। तो अपन उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम वैट की बात करेंगे जो 2005 से चालू हुआ था। 2005 से लेकर 2017 तक वैट चल रहा था इंडिया में, ठीक है। हमारे महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली फाइल से एंट्री टैक्स, जब आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर अपनी एरिया के अंदर माल लेके आते हो तो आपको एंट्री टैक्स देना पड़ता था। एंट्री टैक्स को बाद में उन्होंने बोला गया था एलबीटी भी, एलबीटी भी बोला जाता था, कभी कभी ऑक्ट्राय भी बोला जाता है। ये सारे एंट्री टैक्स होते थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आने के लिए, जो भी माल को लेके आने के लिए। मतलब सपोज मैंने दिल्ली में से कोई पार्टी से माल मंगवाया, तो वहां पे वो मैन्युफैक्चर करता है, तो वो एक्साइज ड्यूटी लगाएगा, वो सीएसटी भी लगाएगा। यहाँ पे आने तक है ना, नगर के वो जो नहीं क्या एमआईडीसी चौक के तक आने तक है ना, वो वहां तक आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहां से अंदर लेके आने के लिए मेरे को ऑक्ट्राय भरना पड़ता था, जिसको हम जकात बोलते थे, एलबीटी भरना पड़ता था, या एंट्री टैक्स भरना पड़ता था। ओके, when you bring the goods, when you bring the goods within the municipal area, bring the goods within the municipal area, ठीक है, विद इन द म्युनिसिपल एरिया, फाइन, आपको ये भरना पड़ता था। एंटरटेनमेंट टैक्स, जब आप कोई एंटरटेनमेंट लेने जाते हो अपने लिए एंटरटेनमेंट, कहाँ जाते थे? कोई अगर सभा में जाते हो, कोई एंटरटेनमेंट शो देखने जा रहे हो, या फिर आप मूवी देखने जा रहे हो, तो अब तब लगता था एंटरटेनमेंट टैक्स। कस्टम ड्यूटी लगता था जब आप कोई एक्सपोर्ट करते थे या इंपोर्ट करते थे। जब आप बाहर के देश से मटेरियल अंदर लेके आते हो इंडिया में, तो इंपोर्ट ड्यूटी भरना पड़ता है। और जब यहां से गुड्स आप बाहर के देश में बेच रहे हो, तो उसको बोलते हैं हम एक्सपोर्ट, तो उसको एक्सपोर्ट ड्यूटी भरते थे। इन दोनों को ही हम कस्टम ड्यूटी कहते थे। लग्जरी टैक्स, आप बड़े 5 स्टार होटल्स में है ना रहने जा रहे हो, या फिर आप है ना 5 स्टार होटल में खाना खा रहे हो, तो वो आपको लग्जरी टैक्स लगाते थे, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लग्जरियस आइटम्स होते थे, लग्जरियस सर्विस मिलती है आपको, लग्जरियस खाना मिलता है। या फिर लग्जरी टैक्स इवन लग्जरी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी लगता था। जहां पे आपने लंबोर्गिनी ले लिया, लंबोर्गिनी ये बधाई जाने ओ, वो वाला, ठीक है, तो लंबोर्गिनी ले लिया, तो उसके ऊपर लग्जरी टैक्स भी लगता था, ठीक है। ऑन लग्जरी गुड्स, ऑन लग्जरी गुड्स के ऊपर अलग से टैक्स होता था। सीएसटी मैंने आपको कल कहा, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट जब आप कोई व्यवहार करते हो, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन,
दो स्टेट के बीच में अगर कोई व्यवहार हो रहा है तो वो वैट नहीं लगाएगा, वो क्या लगाएगा, सीएसटी लगाएगा। क्या लगाएगा, सीएसटी लगाएगा, जिसको बोला जाता है सेंट्रल सेल्स टैक्स। एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वाज बीन ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स। किसके ऊपर था, ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स। तो मुझे ये बताओ, सोचो मेरी एक फैक्ट्री है, मेरी एक फैक्ट्री है, मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, बहुत छोटा सा, 10-15 करोड़, ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर नहीं है, बहुत छोटा बिजनेस है। अब सोचो इतने छोटे बिजनेस के लिए 1 जुलाई 2017 के पहले मेरे को कितने कंप्लायंसेस करने पड़ते होंगे। मेरे को एक बंदा बिठाना पड़ेगा जिसको एक्साइज आता हो, वो एक्साइज के कंप्लायंसेस करेगा, रिटर्न भरेगा, रिकॉर्ड रखेगा, वो ऑफिसर के साथ मगजमारी करेगा। तो सोचो यहाँ पे एक आदमी, उसको लॉ पढ़ना पड़ेगा ना प्रॉपरली, लॉ वो आना चाहिए ना उसको बरोबर से मैन्युफैक्चर के ऊपर। उस बंदे को अगर वैट नहीं आता है तो वैट का भी कोई दूसरा बंदा रखना पड़ेगा मुझे। उसको वैट के बारे में जानकारी अगर नहीं है, महाराष्ट्र वैट के लिए एक अलग से बंदा रखना पड़ेगा, उसके कंप्लायंसेस अलग से करने पड़ेंगे, उसके रिटर्न अलग से करने पड़ेंगे। ये भी तो लॉ है ना, नीचे का भी लॉ है। अब प्रॉब्लम क्या है लॉ का, ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है। ये जो है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया था, ये लॉ किसने लाया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और वैट किसने लाया सर, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने लाया। महाराष्ट्र का गवर्नमेंट ने लाया, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने लाया, ठीक है। सपोज मैं ना एक ऐसा काम करता हूं कि मैं प्रोडक्ट मशीनरी बनाता हूं, ठीक है, मशीनरी बना के बेचता हूं, कोई तो मशीनरी बनाता हूं मैं, ठीक है, या कोई प्रोडक्ट बनाता हूं, तो मुझे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगा और ऊपर का वैट भी लगेगा। और मैंने कहा धंधे को कैसे बढ़ाऊं, तो मैंने कहा कि यार दूसरे किसी के भी मशीनरी अगर किसी का खराब हो गया है ना तो मैं बना के दे दूंगा तुमको। तो बताओ, अभी बताओ मैं क्या करने वाला हूं, क्या मैं गुड्स बेचने वाला हूं, क्या गुड्स को सर्विस करने वाला हूं, प्लीज मुझे बताओ बताओ बताओ। मैंने सोचा मैं धंधे को बढ़ाता हूं, मैं धंधे को बढ़ाता हूं, मैं अभी मशीनरी बनाता तो हुई, बट मैंने कहा मेरे बच्चे, मेरे लोग जो है बेचारे फ्री बैठे हुए हैं, तो मैं करूंगा, मैंने बोर्ड लगाया, सर्विस विल आल्सो बी अवेलेबल फॉर ऑल द रिपेयरिंग ऑफ एनी मशीनरी। तो बताओ अब मैं क्या देने लगा हूं, सर्विस देने लगा हूं। तो मैं बिल बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा, अरे हाँ या नहीं बोलो ना, बिल बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा, अरे हाँ या नहीं, यस और नो, अरे यस, हाँ बनाऊंगा बिल। अब बिल के ऊपर क्या लगाऊंगा, लोगों ने आए मेरे पास, बोले ये खटारा हो गई है मशीनरी, इसको ठीक करो। मेरे बंदे ने ठीक किया, ऑयलिंग वॉइलिंग किया, मस्त पे की असेंबल असेंबल कर दिया उसने, कोई प्रॉब्लम है ठीक कर दिया, और फिर बिल लगाया। कितने का बिल लगाया, 10,000 रुपए सर्विस चार्ज, 10,000 रुपए सर्विस चार्ज, 1 लाख रुपए सर्विस चार्ज, 2 लाख रुपए सर्विस चार्ज। तो ये मैन्युफैक्चर हुआ क्या, ये मैन्युफैक्चर हुआ, ये सेल हुआ क्या, नहीं, ये क्या हुआ, सर्विस हुआ सर। अभी इसके ऊपर क्या लगना चाहिए था 1 जुलाई के पहले, अरे जरा जरा बताओ ना क्या लगना चाहिए था, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ सर्विस क्या लगना टैक्स। चाहिए था। सर्विस टैक्स लगना चाहिए था 1 जुलाई के पहले। मतलब मैंने यहाँ पे धंधा बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन मेरे को पता चला अरे धंधा तो बढ़ाया और एक एक्ट मेरे सर पे बैठ गया। कौन सा सर पे बैठ गया, बोलो जल्दी, सर्विस टैक्स सर पे बैठ गया मेरे। सर सर्विस टैक्स आपको अभी ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके कंप्लायंसेस, उसके रिटर्न्स, उसके सारे रिकॉर्ड्स, उसके सारे सारे ऑफिसर्स के साथ नेगोशिएशन सब करना पड़ेगा आपको। सर्विस टैक्स जो है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कैसे लागू किया मालूम है क्या, फाइनेंस एक्ट 1994 में फर्स्ट टाइम सर्विस टैक्स के बारे में इंडिया में चर्चा हुई थी। जैसे बजट नहीं होता है कि तुमको मालूम है ना, साल में एक बार बजट होता है, हमारी है ना, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बजट पेश करते हैं। तो लास्ट टाइम तो कौन थे, अरुण जेटली थे, इस बार कौन है, निर्मला बाई है, ने निर्मला बाई मालूम है ना तुमको, निर्मला सीतारमन, ओके, वो अपनी निर्मला बाई है, ठीक है। तो उसने है ना तब 1994 में शायद से चिदम्बरम था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चिदम्बरम था या कोई तो था, या मनमोहन सिंह था, मन्नू, अपना मन्नू मालूम है ना तुमको, ठीक है, ओके। तो है ना उन्होंने ना क्या किया, सर्विस टैक्स बजट के दौरान उन्होंने ऐलान किया था। फाइनेंस एक्ट मतलब बजट का एक्ट, ठीक है। उस दौरान उन्होंने बोला कि नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग सर्विसेज टैक्स, ओके, सर्विस टैक्स हम लागू कर रहे हैं। आज से जो भी आगे आप सर्विसेज देने वाले हो उसके ऊपर आपको सर्विस टैक्स लगने वाला है। तो ये वहां से लागू हुआ है 1994 से, ठीक है। लेकिन मैं 1 जुलाई 2017 के पहले की बात कर रहा हूं, तब तो सर्विस टैक्स था। तो मैंने यहाँ पे धंधा बढ़ाने की कोशिश की, मुझे पता चल गया अरे सर्विस टैक्स लॉ भी पढ़ना पड़ेगा अभी मेरे को। कौन सा लॉ, जो फाइनेंस एक्ट
1994 में लाया गया है, तो उसको पढ़ना पड़ेगा, उसके रिटर्न कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। माय गॉड, आप बिलीव नहीं करोगे, वैल्यू एडेड टैक्स में हर क्वार्टरली रिटर्न भरना पड़ता था। अगर टर्नओवर ज्यादा है तो मंथली रिटर्न भी भरना पड़ता था। सोचो, फाइनेंस एक्ट के बाद में भी क्वार्टरली रिटर्न भरने पड़ते थे, मंथली पेमेंट करने पड़ते थे। क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट, मंथली रिटर्न भी होते थे अगर आपका ज्यादा बिजनेस हुआ है तो। मैंने मटेरियल है ना बाहर से मंगा रहा हूँ, मेरा मशीनरी ऐसे नहीं बनता, हैदराबाद से लेके आना पड़ता है, चेन्नई से लेके आना पड़ता है, कश्मीर से लेके आना पड़ता है, तो मेरे को ऑक्ट्रा भी भरना पड़ता था, एंट्री टैक्स भी भरना पड़ता था, एलबीटी भी भरना पड़ता था, जिसका मैं एकदम परेशान हो गया था, बहुत परेशान हो गया था। मेरा बर्डन बढ़ते जा रहा था, टैक्स बर्डन हमेशा बढ़ते जा रहा था। बेचारा एक इंसान क्या करे, और बाय चांस मैंने बरोबर टाइम पे पेमेंट किया भी, नोटिस आता था, तुमने ये मटेरियल नगर में मंगाया, तुमने इसके ऊपर एंट्री टैक्स नहीं भरा है, हमको मालूम पड़ा है। अरे जाके फिर उसको बोलना पड़ता था, भरा है बाबा, ये देख रिसीट, ये ले पावती, धंधा करूं क्या, तुम्हारा काम करूं मैं ये सब? ये दिमाग हराम हो जाता था मेरा, ठीक है। एंटरटेनमेंट टैक्स एनीवेज मेरे फैक्ट्री के लिए तो नहीं लगेगा, फैक्ट्री के नहीं लगेगा, ओके, फैक्ट्री के लिए नहीं लगेगा, ठीक है, ये निकाल देता हूं मैं हाल फिलहाल, ठीक है, रहने देता हूं, नॉट एप्लीकेबल, ये लिख देता हूं, एंटरटेनमेंट टैक्स मेरा नॉट एप्लीकेबल है, फाइन, ओके। कस्टम ड्यूटी, अरे मशीनरी के अंदर एक स्पेयर पार्ट लगता है जो चाइना में मिलता, कहीं और मिलता ही नहीं है, तो वहां से लेकर मटेरियल मंगाओ। मेरे को इंडिया का पोर्ट जो है ना, बॉम्बे पोर्ट बोलता है मैं ऐसा नहीं दूंगा तुमको, तुमको इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी भरना पड़ेगा। अरे बाबा ले, ले बाबा ले, तेरे को कितना लेने का है, ले बाबा ले, इंपोर्ट ड्यूटी। अब इंपोर्ट ड्यूटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका पेमेंट कैसा होगा, ये मेरे सेंट्रल एक्साइज वाले को मालूम नहीं है, वो मेरे वैल्यू एडेड टैक्स वाले को मालूम नहीं है, मेरे सर्विस टैक्स वाले बंदे को मालूम नहीं है, इसीलिए एक बंदा लगाया, नहीं तो सीए को अपॉइंट किया, अरे सीए देख लेना बाबा ये इंपोर्ट ड्यूटी का कैसे पेमेंट करने का, मेरे को नहीं मालूम बाबा। तो और एक बर्डन आ गया मेरे पास यहाँ पे, पैसा तो जाएगा ही प्लस बर्डन भी, उसमें भी कभी कभी नोटिस आएंगी, वी हैव नोटिस्ड फ्रॉम द इंडियन पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटीज दैट यू हैव इंपोर्टेड 2 crores ऑफ मटेरियल इन इंडिया, बट वी फाउंड यू हैव नॉट पेड इंपोर्ट ड्यूटी ऑन 50 लाख रुपीज। अरे बाबा पे किया है, देख लेना बाबा, काय को तू प्रॉब्लम, तेरा सिस्टम गलत है तो मेरे को काय को बीच में बोलता रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग उंगली तो करते ही है, बहुत सारे लोग सच में गुप्त से है ना पैसा लेके आते हैं, और लेके आते हैं मटेरियल और कस्टम ड्यूटी नहीं भरते हैं। कभी काफी बार सुना है कि नहीं सुना है आपने, कस्टम अनक्लियर्ड गुड्स मिलते हैं, अरे सुना है कि नहीं सुना है, कस्टम अनक्लियर्ड, कभी कभी उसको हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हम, इसी को ही तो हम वो फ्रॉजरी या क्या बोलते हैं उसको हम, इलीगल चीजें जो आप अंदर लेके आते हो उसको क्या बोलते हैं यार, मैं नाम भूल गया हूँ, उसको मूवीज में बहुत बार यूज किया जाता है उस वर्ड को, कौन सा यूज कर दे रहे? हाँ, आपने इलीगली मटेरियल अंदर मंगाया, ओके, इंडिया में मंगाया बिना इंपोर्ट ड्यूटी पे किया, क्या क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? स्मगलिंग। हाँ स्मगलिंग, हाँ स्मगलिंग, एब्सोल्युटली राइट, स्मगलिंग, स्मगलिंग, काफी बार स्मगल्ड गुड्स आते हैं यहाँ पे जिसके आप पे नहीं करते हो, उसमें सब स्मगलिंग भी बोला जाता है, ठीक है। लग्जरी गुड्स एनीवेज मेरे मेरे इसमें तो एप्लीकेबल नहीं आएगा। सर मेरा धंधा अच्छा चल रहा है, पहले तो मैं महाराष्ट्र के अंदर ही बेचता था, अब इतना अच्छा धंधा हो गया है कि मेरे जो है ना बहुत सारे पार्टियां हो गए, बहुत सारे कस्टमर गुजरात से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, कोलकाता से, दिल्ली से, बिहार से, मध्य प्रदेश से लोगों ने इंक्वायरीज देनी है, बोला सर आपको गुड्स चाहिए, हमको भेजो भेजो, आपकी मशीनरी बहुत अच्छी है। मैंने कहा वाह वाह, मेरा धंधा बढ़ते जा रहा है, कितना मस्त है, मेरे को तो लगा मेरे को तो सिर्फ पहचानने वाले नगर में थे, ज्यादातर पूना नासिक में पहचानते होंगे या फिर औरंगाबाद में, लोगों ने तो यहाँ पे ना मेरे को बाहर से ऑर्डर देने लगे। अब बाहर से ऑर्डर देने लगे तो मैं तो खुश हो गया, लेकिन फिर मेरे को गवर्नमेंट ने बोला अरे बेटा तू अगर महाराष्ट्र के अंदर बेचता था ना तो वैट लगता था, अभी अगर तू आउटसाइड महाराष्ट्र बेचता है ना तो सीएसटी, सीएसटी की अलग से रिटर्न भर, सीएसटी का अलग से पेमेंट कर, सीएसटी का अलग से रिटर्न भर, सीएसटी का अलग से पेमेंट कर। इसके लिए अभी मैंने बोला कौन देखेगा, मैंने चारों लोगों को बोला वैट, वैट वाला तेरे को सीएसटी के बारे में मालूम है? तो थोड़ा बहुत मालूम है। सर्विस टैक्स वाला तेरे को, बोले सर मेरे को तो सर्विस टैक्स के बारे में मालूम है, उसको कुछ मालूम नहीं। सेंट्रल एक्साइज वाला तेरे को मालूम है? तो थोड़ा मालूम है। हाँ,
अब बाकी का तो सीए को मैं बोला यार सीएसटी का मेरे को नहीं समझ में आता, तू ले। सीए बोला हर रिटर्न के मेरे को तुमको 2000 रुपए चार्ज करूंगा। बोला रख बाबा, ले ले ले। यहाँ पे बंदा बिजनेस बढ़ाने के लिए सोच रहा है, यहाँ पे हमारे जो इंडियन के जो टैक्स लॉज है वो हमको बिजनेस करने ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे रिटर्न के ऊपर रिटर्न, पेमेंट के ऊपर पेमेंट, बस वही चालू है। और मुझे ये बताओ एट द एंड ऑफ द डे, क्या एट द एंड ऑफ द डे इतने सारे टैक्सेस भरने के बाद क्या सच में कॉमन सेंस से जवाब देना आप मुझे, कॉमन सेंस से, क्या मेरे उस मशीनरी की कीमत इतने सारे टैक्सेस के बाद बढ़ने वाली है या कम होने वाला है? इतने सारे टैक्सेस का मैं अगर पे करते बैठूंगा तो मेरा मशीनरी का कीमत बढ़ेगा क्या घटेगा? कम ऑन टेल मी, बढ़ेगा क्या घटेगा? अरे हाँ या नहीं, प्लीज टेल मी। बढ़ेगा। बढ़ेगा। और अचानक से ना क्या किया, बजट में बढ़ेगा। बोल दिया, अचानक से बजट में बोल दिया वी आर हियर बाय अनाउंसिंग द वैट रेट आर बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 5% टू 10%। गेला बाबा गेला, 5% का मुझे अपना मशीनरी का रेट बढ़ाना ही पड़ेगा। सामने वाले को 5% ज्यादा बैठेगा तो मुझे ये बताओ, तो मेरा इन्फ्लेशन बढ़ेगा क्या घटेगा बच्चा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा क्या घटेगा? इसीलिए लोग फिर बोलते थे अरे महंगाई ने तो हमारी वाटिच लगा डाली। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा था कि इतने सारे टैक्सेस, इतने सारे मगजमारी, और हर एक के अपने अपने अलग अलग फंडे। यहाँ पे सेंट्रल, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इसमें तो फंडा अलग है सीएसटी में। अरे क्या फंडा है आपको क्या बोलूं, ये लेवी करता था सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन इसके पैसे जो जमा होते थे वो रिटेन करता था सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, रिटेन करता था स्टेट गवर्नमेंट, विच मीन्स वैट का पैसा महाराष्ट्र वाला लगाएगा और महाराष्ट्र वाला ही रखेगा। सर्विस टैक्स का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता था और सेंट्रल गवर्नमेंट ही रखेगा। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाता था और सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेता था अपने पास में, अपने डब्बे में। लेकिन यहाँ पे सीएसटी का फंडा अलग था। सीएसटी सेंट्रल, वर्ड सेंट्रल है ना, तो आपको तो ये समझ गया सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लगाया हुआ टैक्स रहेगा, लेकिन इसके पैसे स्टेट गवर्नमेंट रखता था। हाँ बच्चा लोग, इसके पैसे स्टेट गवर्नमेंट रखता था। और एंटरटेनमेंट टैक्स जो था ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है, स्टेट गवर्नमेंट ही रखता था। एंट्री टैक्स क्या है सर? अभी अभी तो ये तो बहुत सिंपल है, म्युनिसिपल एरिया के अंदर आने के लिए अगर जो टैक्स भरेंगे तो सोचो ना, बताओ ये स्टेट गवर्नमेंट होगा क्या सेंट्रल गवर्नमेंट होगा? कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर अगर लेके आना है तो आपको ये एंट्री टैक्स एलबीटी ऑक्ट्रॉय लगाना पड़ेगा। बताओ ये स्टेट गवर्नमेंट का होगा क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा? जल्दी बताओ। आई एम हियरिंग गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट होगा, क्योंकि सर ये म्युनिसिपल के दायरा के अंदर है ना, तो डेफिनेटली इसका पैसा लेवी करता था स्टेट गवर्नमेंट, कलेक्ट भी स्टेट गवर्नमेंट करता था। कस्टम ड्यूटी, कॉमन सेंस, कस्टम ड्यूटी का सुपरविजन कौन करेगा? महाराष्ट्र करेगा, तमिलनाडु करेगा, आंध्र प्रदेश करेगा, हाँ कोलकाता करेगा, दिल्ली करेगा क्या? क्या? अरे बोलो ना, जल्दी बोलो। क्या सेंट्रल ही करेगा? यस एब्सोल्युटली राइट। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स था, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स था, और कलेक्ट भी वही करते थे, लेवी भी वही करते थे। लग्जरी टैक्स भी स्टेट गवर्नमेंट का है, क्योंकि लग्जरी टैक्स उस आपको सिंपल है, आपको 5 स्टार होटल में जाने का है और वो 5 स्टार होटल गोवा में ही थे, तो आपने गोवा में गए, सर्विसेज प्राप्त कर ली। बता वो पैसा किसको जाना चाहिए? गोवा को जाना चाहिए क्या दिल्ली के अपने मोदी जी को जाना चाहिए? अरे बोलो ना, किसको जाना चाहिए? हाँ मोदी जी को जाना चाहिए, गोवा वाले? गोवा वाले को ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने वहां पे लग्जरी लिया, इसीलिए आपको लग्जरी टैक्स बैठा। तो सर अभी आपने ये तो बता दिया कॉमन सेंस के हिसाब से, सर कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट है, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन ये क्यों, ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों है कि कोई लॉ स्टेट गवर्नमेंट लगाता है तो कोई लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, और कोई कोई सर हमने सुना है दोनों भी मिलके करते हैं सर, सुना है हमने। ये क्यों? इसका सबसे बड़ा आंसर है, इसका सबसे बड़ा आंसर है जो बहुत बड़े अक्षरों में मैं लिखना चाहूंगा, इसका सबसे बड़ा आंसर है आर्टिकल, आर्टिकल 246। 2 + 2 4, 4 + 2 6। कभी भी भूलोगे अभी? बताओ, कम ऑन टेल मी, कभी भी भूलोगे इसको? अभी कभी नहीं भूलोगे। आर्टिकल 246, 2 + 2 4, 4 + 2 6, ये आप अभी कभी मत भूलना। आर्टिकल 246 सर किसका? संविधान का बच्चा लोग, संविधान का, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये आर्टिकल ने क्या कहा है? ये आर्टिकल ने बोला गया है कि हमारी इंडिया जो है वो फेडरल स्टेट है, डेमोक्रेटिक इकोनॉमी है। तो हमने क्या किया है? हमने लेजिस्लेटिव पावर मतलब जो लॉ लगाने का पावर जो है, लेजिस्लेटिव पावर हम दोनों को दे देते हैं। हम स्टेट को भी देंगे, सेंट्रल को भी देंगे, दोनों मिला के तुमको जो करने का करो। जिनको लॉ लगाने का लॉ, स्टेट को अगर हाउस लगी कि उनको स्टेट लॉ निकालना है, स्टेट लॉ निकालो। सेंट्रल को अगर हाउस है कोई लॉ बनाने के लिए तो सेंट्रल बनाएगी हाउस। तो लेकिन दोनों के दोनों लोकसभा राज्यसभा में आने चाहिए अप्रूवल के लिए। पार्लियामेंट अप्रूव करेगा, उसके बिना नहीं होगा। ऐसे नहीं है कि आज ही मना है करने का। क्यों दिया मालूम है स्टेट गवर्नमेंट को? क्योंकि हमारी इंडिया जो है हर एक स्टेट में कुछ यूनिक है। आपको भी मालूम है कि गोवा में सबसे ज्यादा है ना काजू का उत्पादन होता है, या गोवा में सबसे ज्यादा बियर बनता है। ओके, वॉट एवर द केस में भी, या जो भी अल्कोहल बनता है। तो गोवा के हिसाब से आप 2 मिनट के लिए समझो कि आप गोवा के है ना चीफ मिनिस्टर हो, ठीक है? आपको गोवा की आमदनी बढ़ानी है, तो आप क्या सोचोगे कि मैं यार अल्कोहल बहुत ज्यादा है, कहीं महाराष्ट्र में अल्कोहल बनता भी नहीं रहे, गुजरात में भी अल्कोहल नहीं बनता, दिल्ली में भी अल्कोहल नहीं बनता है। मुझे मालूम है कि सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी मेरे स्टेट से ही है, और अगर मेरे स्टेट में सबसे ज्यादा उत्पादन है तो मैं सोचूंगा ना मैं अल्कोहल के ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स रखूं। सोचो क्या नहीं सोचो, कम ऑन टेल मी, सोचूंगा क्या नहीं सोचो? अगर मैं सबसे ज्यादा टैक्स रखूंगा उसके ऊपर तो मेरे गोवा में सबसे ज्यादा कमाई हो सकती है, कमाई ज्यादा हो सकती है, तो हम गोवा को डेवलप कर सकते हैं, क्लीनेस्ट स्टेट रख सकते हैं, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रख सकते हैं। बताओ, टेल मी, अगर आप चीफ मिनिस्टर होते थे गोवा के तो आप करते थे क्या नहीं करते थे? अरे बोलो ना, हाँ या नहीं, यस और नो। अरे यस और नो तो बोलो ना यार, बाकी कुछ मत बोलो, यस और नो तो बोलो ना। यस, ओके। तो आपको है ना स्टेट और सेंट्रल को दोनों को राइट दे दी थी कि आप लेजिस्लेटिव पावर बना सकते हो, आप लेजिस्लेटिव पावर है आपको। तो उन्होंने क्या किया मालूम है? उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक 7th शेड्यूल डाल दिया, 7th शेड्यूल। अब ये 7th शेड्यूल है क्या, जरा बता देता हूं। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट होती है, लिस्ट नंबर 1, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 को बोला गया यूनियन लिस्ट। क्या बोला गया? यूनियन लिस्ट। मतलब यहां पे नहीं करके 100-150 आइटम्स दे दिए उन्होंने। बोला अगर इसके ऊपर अगर लॉ बनाना है ना तो यूनियन वाला ही बना सकता है, उसके अलावा नहीं बना सकता है। फिर उन्होंने वापस एक 70-80 आइटम्स दे दिए जहां पे उन्होंने बोल दिया स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट मतलब इसके ऊपर अगर लॉ बनाना है ना तो स्टेट वाला ही लॉ बना सकता है। नेक्स्ट, कंकरेंट लिस्ट। कॉमन सेंस यूज कर लो ना, बता दो मुझे। यूनियन लिस्ट मतलब अगर नीचे दिए हुए 50-60 आइटम्स के ऊपर अगर लॉ बनाना है ना तो यूनियन गवर्नमेंट बनाएगा, सेंट्रल वाला बनाएगा। नीचे दिए हुए आइटम्स को अगर लॉ बनाना है ना तो लिस्ट 2 से स्टेट गवर्नमेंट ही बना सकेगा। लिस्ट 3 क्या होगा सर, बताओ तो मुझे। अनिकेत कॉमन सेंस बता दो मुझे। अनिकेत कॉमन सेंस, कंकरेंट लिस्ट क्या हो सकता है? आपने सीखा है क्या नहीं सीखा है अबाउट दिस? हाँ, सीएचडब्ल्यूटी में सीखा है क्या नहीं सीखा है? ये सीएचडब्ल्यूटी में सीखा है क्या ये? नो सर। नहीं तो कॉमन सेंस बता दो। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस कंकरेंट लिस्ट क्या हो सकता है? जो भी है ना, भले सबके लिए नया है ना, एक बार तुक्का तो मारो ना, तुक्का लग गया तो लग गया, ठीक है? हाँ हाँ, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल अथॉरिटी। ओके ठीक है, और सृष्टि क्या बोल रही है? हाँ, यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी। ओके, तुक्का बैठा नहीं बरोबर, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि दोनों को पावर देते हैं हम, स्टेट और यूनियन दोनों को पावर है, दोनों को है ना इस लिस्ट के ऊपर अगर दोनों को करने का है ना तो सर कर सकते हैं। लेकिन सर प्रॉब्लम नहीं हो सकता है क्या? सपोज है ना स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ अलग से प्रोविजन लिखा और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ अलग से प्रोविजन लिखा। जैसे कि एग्जांपल है ना कंकरेंट लिस्ट में सपोज है ना पानीपट्टी। पानीपट्टी मालूम है ना तुमको? पानीपट्टी, घर पट्टी, पानीपट्टी, पानीपट्टी मतलब वाटर टैक्स, ठीक है? सपोज बाय चांस, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? पानीपट्टी कम्स इनटू स्टेट लिस्ट, नॉट इन कंकरेंट लिस्ट। लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। हाँ,
पानी पट्टी स्टेट लिस्ट में आता है, घर पट्टी भी स्टेट पे लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट में नहीं आता है। मैं आपको सारे लिस्ट दिखा दूंगा, टेंशन मत लो, मैं बस आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। सर ये दोनों का थोड़ा प्रॉब्लम नहीं हो सकता, कंफ्यूज हो सकते हैं ना लोग। सपोज है ना पानी पट्टी का है ना स्टेट ने भी एक टैक्स बना दिया, और है ना जैसे कि एग्जांपल आपको मालूम है कि वो जो है ना कहाँ पे, झारखंड नहीं वो राजस्थान में पानी का प्रॉब्लम आता है, मालूम है ना तुमको? अरे हाँ या नहीं, अरे बोलो ना, पानी का प्रॉब्लम Yes, रहता है क्या नहीं sir. रहता है? तो सपोज है ना Yes. उन्होंने बोल दिया कि अगर आप है ना पानी बाहर के स्टेट से मंगा रहे हो ना पीने के लिए, या टैंकर वैंकर मंगा रहे हो ना, तो मैं आपको वाटर टैक्स लगाऊंगा 20%। एग्जाम्पल बोला गया, वाटर टैक्स लगाऊंगा 20%। और यूनियन ने ऊपर बोला गया है, वाटर टैक्स के एक्ट में बोल दिया है उन्होंने कि इन इंडिया द मैक्सिमम सीलिंग ऑफ वाटर टैक्स कैन नॉट गो बियॉन्ड 15%। द मैक्सिमम सीलिंग ऑफ वाटर टैक्स कैन नॉट गो बियॉन्ड 15%। मैक्सिमम सीलिंग मतलब जिसको भी रेट लगाना है वो 15% से कम ही लगाएंगे, उसके ऊपर नहीं लगाएंगे। अब मुझे ये बताओ, राजस्थान के स्टेट ने क्या बोला? 20%। यूनियन गवर्नमेंट क्या बोलता है? 15% के ऊपर कोई भी नहीं लगा सकता है। तो सर अगर मैं को पेमेंट करना है वाटर टैक्स का, क्या करना पड़ेगा? मुझे बिल लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? कॉमन सेंस बता दो बच्चा लोग, कॉमन सेंस बता दो, कौन किसको ओवर रूल करेगा? राजस्थान ओवर रूल करेगा मोदी जी को? क्या मोदी जी ओवर रूल करेंगे तुम्हारे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को? बताओ बताओ जल्दी, अरे बोलो ना जरा, कॉमन सेंस बता दो, कौन ओवर रूल करेगा? जल्दी बताओ, अरे बताओ ना कॉमन सेंस, बताओ बताओ बताओ, कौन ओवर रूल करेगा? किसकी बात सुनेंगे अपन? यूनियन की सुनेंगे क्या स्टेट की सुनेंगे? यूनियन की सुनेंगे क्या स्टेट की सुनेंगे? सर मोदी जी की सुनेंगे। तो आपको यहाँ पे बताया गया है, इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट के प्रोविजंस के ऊपर, देन यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोविजन विल ओवरटेक द स्टेट गवर्नमेंट। समझा क्या नहीं समझा? अरे समझा क्या नहीं? प्लीज रेज योर हैंड्स। समझा क्या नहीं एवरीवन? समझा क्या नहीं एवरीवन? प्लीज रेज योर हैंड्स। समझा क्या नहीं? प्लीज रेज योर हैंड्स। सब टिक करने का है आपको, अरे टिक करने का, रेज योर हैंड्स मतलब वहां पे टिक करने का, रेज करो, अरे रेज तो करो ना यार। हाँ ओके, सो जस्ट रेज योर हैंड अगर आपको समझा है तो प्लीज, दैट्स इट। तो आपको यहाँ पे तीन 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट दिए गए हैं, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। अभी मैंने जो अपनी पीपीटी लेके आया हूं, ठीक है, मेरे पीपीटी बहुत शानदार होते हैं, सबको मालूम है, ठीक है। तो अपन अभी शुरुआत से देखते हैं हमने अब तक क्या क्या देखा है, ठीक है, ध्यान से देखो। ओके, पहला गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहली बार टैक्स क्या होता है कल मैंने आपको बताया था, ठीक है, एकदम मस्त पैकी फोटो से लेके आया हूं। टैक्स क्या होता है, ठीक है, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट और अ फाइनेंशियल चार्ज levied by the government on an individual or on organization, ठीक है। मोस्ट इसेंशियल पार्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। अगर कंट्री को प्रगति अगर करनी है तो आपको उस कंट्री में टैक्स एक एसेंशियल पार्ट गिना जाता है। रेवेन्यू कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस is used for providing goods and services for public such as infrastructure, transport, common areas and sanitation। जहां पे हमारे इंडिया में हालत बहुत ही खराब है, वहां पे अगर ट्रांसपोर्ट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छा सा सैनिटाइजेशन चाहिए, तो हम ये पब्लिक के पैसे जो टैक्स है वो हम यूज करते हैं। कौन? इंडिया की गवर्नमेंट यूज करती है। थ्रू these taxes the social and economic objectives of welfare state could also be achieved। आपको है ना कोई स्टेट में अच्छा सा सोशल वेलफेयर निकालना है, इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ाना है, तो आपको वो भी पैसे यूज आते हैं। गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी ट्री दैट ग्रो मनी। गवर्नमेंट के पास ऐसे कोई भी ट्री नहीं है जहां पे पैसे मिलते हैं। हर गवर्नमेंट को है ना अपने ही लोगों के जो कमाए हुए पैसे हैं, या फिर अपने ही लोगों ने जो भी व्यवहार किया है उसके ऊपर का जो भी उनको बेनिफिट हुआ है, वो बेनिफिट उनको वो टैक्स के फॉर्म में रिटर्न करना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। और इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी फ्रॉम द सोसाइटी। हमारे इंडिया में आपको मालूम है कुछ लोग रिच है तो कोई सुपर रिच है, तो कोई पुअर है तो वेरी वेरी पुअर है, कोई बीपीएल सोसाइटी है, बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन में भी है। तो उनके इक्वालिटी के लिए और उनकी पॉवर्टी को कम करने के लिए ये टैक्स की कीमत जो है, टैक्स का जो अमाउंट है वो यूज किया जाता है, ठीक है। रेवेन्यू और टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। टैक्सेस आर डिवाइडेड इनटू 2 इन इंडिया एंड दैट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कल समझाया, डायरेक्टली अनिकेत को बोलूंगा 1 करोड़ कमाया टैक्स दे, ओके, महेश को 6 लाख कमाया टैक्स दे। कॉर्पोरेशन टैक्स मैं आपसे वसूल करूंगा कि आपने वो जगह लेके रखी है, आपका घर पट्टी नरपट्टी जो भी आपने रखा, तो डायरेक्ट टैक्स है वो, आपको मुझे पैसे देना ही पड़ेगा।
कॉर्पोरेशन टैक्स पहले वेल्थ टैक्स था लेकिन वो निकल गया, ठीक है। ओके, टैक्स इज पेयर पेज डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, इनडायरेक्ट टैक्स पता ही नहीं चलता है आपने पे कर दिया। इट इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, एग्जांपल जीएसटी एंड कस्टम्स। टैक्सपेयर पेज टैक्सेस इनडायरेक्टली थ्रू सप्लायर एंड इंपोर्टर्स। जैसे कि आप बिग बाजार में गए, बिग बाजार में आपने बहुत सारे आइटम खरीदे, बिग बाजार लंबा सा आपको बिल देता है और उस बिल के नीचे आपको बाइफरकेशन आता है कि आपने जो 1200 रुपए खर्च किए हैं, उस 1200 रुपए में 1108 रुपए आपका बेसिक प्राइस है, एसजीएसटी सीजीएसटी है आपका 52 टोटल आपका 1200 रुपए हो गया, वट एवर द केस में भी। तो आपको वहां पे पता चलता है कि फाइनली आपने टैक्स कितना दिया। तो आपने क्या उसको अलग दिए क्या, ये ले 1102 रुपए और ये ले 52 अलग से ऐसे दिया, आपने तो 1200 दे दिए, आपको तो पता भी नहीं चला कि उसके अंदर टैक्स इंक्लूडेड था। तो अब बताओ आपका जो टैक्स उसने वसूल किया है वो बिग बाजार पैसा देगा कि नहीं देगा गवर्नमेंट को? बिग बाजार फिर आगे जाके गवर्नमेंट को बोलेगा ये मैंने ना आकांक्षा को गुड्स बेचे थे 1200 रुपए के, इसके बनते हैं करीबन 92 रुपीस, 92 रुपीस मैंने तेरे को दे दिया, या 104 रुपए जो भी अमाउंट है मैंने तेरे को दे दिया, ये उनसे वसूल किए थे मैंने आपको दे दिए। तो इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच इज बीइंग पेड थ्रू सप्लायर और इंपोर्टर्स। Individuals, HUF, firms, companies are the taxpayers. Indirect tax, any person can be the taxpayer. जिस person ने अगर उस goods and services का benefit ले लिया है तो उसको वो indirect tax लग जाता है। It's paid indirectly by the final consumer of the goods and services while paying for the goods and services. जिसने भी उस goods and services को consume कर लिया है, यूज कर लिया है, उसको वो जीएसटी लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, Constitution of India is the foundation and source of powers to legislate all the laws in India. The authority allocates the power to levy various taxes between the center and the state. Article 246 of the Indian Constitution distribute the legislative powers including taxation between the parliament मतलब क्या, central government, and the state legislature मतलब क्या, state government। 246 के वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। 246 ने कहा कि हम है ना स्टेट को भी राइट देते हैं लॉ बनाने के लिए, सेंट्रल को भी राइट देते हैं लॉ बनाने के लिए, ठीक है। प्रॉब्लम है, सही है गलत है आई डोंट नो, बट कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से ही बना हुआ है। The seventh schedule of Article 246 classifies the three lists as follows. पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट, एंड तीसरी लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट। पहली लिस्ट यूनियन लिस्ट, it contains the matter in respect of parliament, central government has done exclusive right to make laws। मतलब ये वाले लिस्ट में ना जो भी नाम दिए गए ना, वहां पे कौन लॉ बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकता है सर। अगर उनको इच्छा है बनाएंगे, नहीं इच्छा है नहीं बनाएंगे। स्टेट लिस्ट, it contains the matters in which the state government has exclusive right to make laws। गोवा में बहुत पानी है, उनको वाटर टैक्स लगाने का नहीं है, नहीं लगाएंगे, स्टेट लिस्ट में है। यूनियन लिस्ट लगा सकती है, नहीं लगा सकती है, स्टेट लिस्ट में तो स्टेट लिस्ट ही लगाएगा, ठीक है। राजस्थान वाला वाटर टैक्स लगाएगा, वाटर टैक्स लगाएगा वो, अगर उसको लगता है तो लगाएगा, नहीं लगाना है नहीं लगा, लेकिन स्टेट लिस्ट है। कंकरेंट लिस्ट, दोनों को राइट दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी स्टेट गवर्नमेंट को भी, टू मेक द लिस्ट। अब जरा देखेंगे, आपके सिलेबस में नहीं है बट आपके वैल्यू एडिशन के लिए मैं आपके सामने खास, और नीचे दिया गया ना, इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लॉज comes passed by the parliament and the state legislature on the same subject, the constitution provides for a central law to override a state law। संविधान में कहा गया है कि अगर जहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट आता है स्टेट और सेंट्रल में, तो किसकी सुनेंगे अपन, मोदी जी की सुनेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की सुनेंगे। ओके, तो अब मैं आपको मैं आज दिखाने वाला हूं प्रॉपर वो 7th शेड्यूल आपको दिखाऊंगा, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपके वैल्यू एडिशन के लिए मैं दिखाने वाला हूं पूरा 7th शेड्यूल, जिसमें कौन से आइटम कौन गवर्नमेंट का है ना राइट चलता है लॉ बनाने के लिए, ये आपके सामने है। मैं आपको चाहिए तो इसका सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा मैं आपको, ठीक है। ये मैं ओपन करता हूं, देखो क्लिक किया अभी ओपन हो जाएगा पीडीएफ, ठीक है। 7th शेड्यूल सिर्फ आपके लिए। आप जो मुझे पूछोगे सर ये बताओ ना ये कौन लेवी करता है, मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो 2-3 चीजें अभी बता देता हूं। देखो एक्साइज किसके ऊपर लगेगा, मैन्युफैक्चर के ऊपर लगेगा। ड्यूटीज ऑन एक्साइज दिख रहा है आपको 84, ये कहां पे है मालूम है, देखो अभी छोटा कर देता हूं आपके लिए, रुको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको सब दिखाई दे, ठीक है। अपन है ना पहले ऊपर से जाते हैं। 7th शेड्यूल लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या बोला है,
डिफेंस ऑफ इंडिया, नेवल मिलिट्री एयर फोर्सेस के ऊपर अगर लॉ बनाना है तो आप लॉ बना सकते हो, ठीक है। डिलिमिटेशन ऑफ कैंटोनमेंट एरिया, अगर लॉ बनाना है बना सकते हो। नेवल मिलिट्री एयर फोर्स किसके पास राइट है? यूनियन के पास राइट है, बरोबर है क्या नहीं? अब सचो डिफेंस के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट अगर लेगा तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा? डिफेंस इज अ किसका कस्टोडियन? यूनियन गवर्नमेंट का ही कस्टोडियन है, तो यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है उसके ऊपर। आर्म्स, फायर आर्म्स, एम्यूनिशन, एक्सप्लोसिव, ये डेफिनेटली यूनियन के पास ही रहनी चाहिए, राइट? हाँ या नहीं? अरे बोलो ना, कॉमन सेंस, हाँ या नहीं एवरीवन? यस और नो Yes, sir. एवरीवन? यस। एटॉमिक एनर्जी, मिनरल रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर इट्स प्रोडक्शन, ओके, इंडस्ट्रीज डिक्लेयर्ड बाय द, तो ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे। सीबीआई, सीबीआई के ऊपर अगर लॉ करने का है तो कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। अरे क्या ये अपना फडणवीस बनाएगा? ये अपना क्या ठाकरे बनाएगा? अरे वो तो मोदी जी बनाएगा ऊपर, ठीक है, ओके, या अपना प्रेसिडेंट बनाएगा, फाइन। फॉरेन अफेयर्स के बारे में, डिप्लोमेटिक, यूएनओ, ये देखो बहुत सारे नाम है। वॉर एंड पीस के ऊपर लॉ, सिटीजनशिप के ऊपर लॉ, ओके, पिलग्रिमेजेस टू प्लेसेस आउटसाइड इंडिया के ऊपर लॉ। रेलवे, रेलवे तो सर नाम ही कहते हैं सर, इंडियन रेलवेज। महाराष्ट्र रेलवे नाम सुना है क्या आपने? अरे बोलो, महाराष्ट्र रेलवे सुना है क्या? जब भी आप बुक करने जाते हो टिकट तो कहाँ जाते हो आप? आईआरसीटीसी, आई स्टैंड्स फॉर व्हाट? अरे इंडिया रे बाबा। तो ये कौन है? अगर इसके ऊपर भी लॉ बनाना है तो यूनियन ही बना सकता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो नीचे 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 अभी आ जाते हैं यहाँ पे हम एक्साइज की ओर जाते हैं, जरा देखते हैं एक्साइज किसके हाथ था। एक्साइज किसके हाथ था? 84 नंबर है, जरा देखेंगे। हाँ मैं आपको बताता हूँ नीचे, टिक्की 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 टिक्की, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। आया 84? अरे आया क्या? अरे बोलो ना, आया क्या 84? ड्यूटीज ऑफ एक्साइज on tobacco and other goods manufactured in India except alcoholic liquor for human consumption, opium, Indian hemp and other narcotic drugs and narcotics, but including medical and toilet preparations containing alcohol or any substance included in sub paragraph of this entry। ये बताऊंगा, टेंशन मत लो। ओपीएम क्या होता है ये मालूम है तुमको? नहीं मालूम है? जिससे वो बनता है ना हेरोइन, हेरोइन बनता है ना, नशीली जो चीजें होती है, ठीक है, हेरोइन जो बनता है, ठीक है, तो वो ओपीएम से बनता है, फाइन। नार्कोटिक एंड नार्कोटिक ड्रग्स तुमको मालूम है, ठीक है। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपीएम, इंडियन हेल्प एंड अदर नार्कोटिक एंड नार्कोटिक ड्रग्स के ऊपर छोड़ के अगर एक्साइज लगाना है इंक्लूडिंग टोबैको तो यूनियन के पास लिस्ट है। तो सर एक बार अल्कोहल को वापस सर्च करेंगे क्या? जरा देखते हैं ना, अगर यूनियन में अल्कोहल नहीं ले सकते हैं तो अल्कोहल का शायद से स्टेट में होगा। अरे कॉमन सेंस, अरे बोलो ना, कॉमन सेंस नीचे होगा कि नहीं होगा? सर एक बार सर्च करो ना अल्कोहल, ALCOHOL, सर अल्कोहल एक बार सर्च करो ना, और एक बार आ गया नीचे, ये देखो आ गया, ये देखो नीचे आ गया 51, मतलब ये डेफिनेटली सर सेकंड लिस्ट आया होगा। जरा देखूं मैं ऊपर, जरा देखता हूं ऊपर, ठीक है, जरा देखता हूं ऊपर, सर ये सेकंड लिस्ट ही आया होगा पक्का, 100% सेकंड लिस्ट ही आएगा। देखो मैं ऊपर जा रहा हूँ, देखता हूँ ऊपर, सेकंड लिस्ट आया क्या? अरे समझा क्या एवरीवन? तो मतलब अल्कोहल के ऊपर एक्साइज लगाने का काम किसको है? अल्कोहल के ऊपर एक्साइज लगाने का काम किसको है? यूनियन क्या स्टेट? अरे बोलो ना, यूनियन क्या स्टेट? अरे स्टेट। अभी समझा क्या? अभी आपको समझा क्या मैंने गोवा का एग्जांपल क्यों दिया? समझा क्या नहीं समझा? अरे अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? अल्कोहल का टैक्स बढ़ाने का अगर राइट है तो वो गोवा को रहेगा, यूनियन को नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि सर एक्साइज भली यूनियन लगाता है लेकिन यूनियन गवर्नमेंट को है ना ये 2-3 प्रोडक्ट्स के ऊपर राइट नहीं है, और वो क्या है? अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपीएम, इंडियन हेल्प, नार्कोटिक एंड नार्कोटिक ड्रग्स, ये छोड़ के ना बाकी सब पे एक्साइज लगा सकता है वो। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के राइट में, यूनियन लिस्ट के नहीं, इसमें नहीं, स्टेट लिस्ट में दिया गया है कि आप ड्यूटीज ऑफ एक्साइज लगा सकते हो, अल्कोहल और इनके ऊपर लगा सकते हो। देखो वापस आ जाता हूं नीचे, ये देखो, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन द फॉलोइंग गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट and countervailing duties at the same or lower rates on the goods manufactured or produced elsewhere in the India, alcoholic liquor for human consumption, ओपीएम, इंडियन हेल्प एंड अदर नार्कोटिक्स एंड नार्कोटिक्स। मतलब ये आइटम्स के ऊपर स्टेट के पास राइट नहीं है, सॉरी ये राइट, इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट नहीं है, इसकी राइट किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। समझा आपको? ओके आगे बढ़ते हैं अपन। चलो लग्जरी देखने का, लग्जरी नहीं एंटरटेनमेंट देखते हैं अपन। एंट्री देखते हैं, एंट्री टैक्स है क्या कुछ ऐसा? एंट्री टैक्स एक बार देखता हूं मैं, ऑक्ट्रा देखूं मैं एक बार बाई चांस, नहीं तो ऑक्ट्रा है क्या?
ऑक्ट्राई नाम से तो यहाँ पे है नहीं, एंट्री होगा, एंट्री ही टैक्स होगा, एंट्री टैक्सेस ऑन एंट्री ऑफ द गुड्स इनटू द लोकल एरिया फॉर कंजम्पशन। अरे सर दिखा क्या नहीं दिखा, ये देखो ऊपर 51 स्टेट में था, 52 भी स्टेट में। अब समझा आपको स्टेट लिस्ट में क्यों आया, स्टेट गवर्नमेंट क्यों आया, अरे बोलो ना, समझा क्या नहीं समझा, अरे रेज योर हैंड्स एवरीवन, समझा आपको, अरे समझा एवरीवन। नेक्स्ट लुक्जुरी टैक्स, लुक्जुरी टैक्स नहीं है यहाँ पे, उसको दूसरा नाम दिया होगा उन्हें, कस्टम ड्यूटी करते हैं अपन, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी किसके पास थी, किसके पास राइट थी, बोलो सेंट्रल क्या किसको थी, अरे बोलो ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डालेंगे अपन, किसके पास राइट थी, किसके पास राइट थी, ऊपर देखो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट थी। देखो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का ही देख रहा हूँ, यूनियन लिस्ट, टिंग 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 टिंग, आ जाओ यहाँ पे ऊपर, इंपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आ गया यहाँ पे, ट्रेड एंड कॉमर्स विद फॉरेन कंट्रीज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अक्रॉस फ्रंटियर कस्टम फ्रंटियर्स, डेफिनेशन ऑफ कस्टम फ्रंटियर्स। ये ऊपर जाऊं मैं अभी जरा देखूं कहां पे ये 32 21 2 1 आ गया क्या, यूनियन लिस्ट आया क्या नहीं। अब समझा कि कौन सा क्या गवर्नमेंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसी के ऊपर लॉ बना सकता है जो लिस्ट 1 में है, स्टेट गवर्नमेंट उसी के ऊपर लॉ बना सकता है जो स्टेट लिस्ट में है। सर एक लास्ट कंकरेंट दिखा दो ना, कंकरेंट दिखा दो ना, दिखाऊं क्या कंकरेंट, अरे बोलो ना कंकरेंट दिखाऊं क्या नहीं दिखाऊं, दिखा देता हूं, ये ले लो कंकरेंट लिस्ट भी दिखा देता हूं, ये देखो कंकरेंट क्रिमिनल लॉ, yes everyone, criminal law including all matters included in the Indian penal code at the commencement of this constitution but excluding offices, मतलब बाकी सारे क्रिमिनल है, क्रिमिनल प्रोसीजर है, प्रिवेंशन है, मैरिज एंड डाइवोर्स है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, आगे क्या है कंकरेंट में, बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी है, ट्रस्ट एंड ट्रस्टी है, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल एंड ऑफिस, ये आपको आगे जाके उसमें पता ही चलने वाला है तुमको, सेटिंग अप में और तुम्हारे वो जूरिस्प्रूडेंस में, ठीक है। सिविल प्रोसीजर, वैग्रेंसी, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स, ओके वहां पे दोनों का रहता है, adulteration of foodstuffs, economic and social planning, trade union, industrial and labor disputes, commercial and industrial monopolies, combined interests, social security, ये सारी चीजों पे भी बहुत सारे लाइन है यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी लॉ, इलेक्ट्रिसिटी, बॉयलर्स, फैक्ट्रीज, अलग अलग चीजें दोनों मिलके भी कर सकते हैं। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर आपको मालूम है ना कि अगर मराठी का न्यूज़पेपर है तो बताओ, हाँ मराठी के न्यूज़पेपर के ऊपर अगर कुछ लॉ बनाना है तो कौन बनाएगा, महाराष्ट्र के मोदी जी, अरे बोलो ना महाराष्ट्र के मोदी जी, अरे बोलो महाराष्ट्र। इकोनॉमिक टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स कौन बनाएगा, मोदी जी क्या महाराष्ट्र, बोलो मोदी जी के महाराष्ट्र, मोदी जी बनाएगा, क्यों, बिकॉज इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल ओवर कंट्री एट वन प्लेस। बट नवा मराठा नगर का जो नवा मराठा है, नगर टाइम्स, वो कौन बनाएगा, महाराष्ट्र का लॉ बनाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ना काफी बार कॉमन चीजें होती है, which is you may say both are newspapers, but one newspaper will be circulated only within the state of Maharashtra, another will be circulated all across India. Hence law will be recorded for union also and law will also be recorded for my state government also. Understood or not understood, अरे समझा क्या नहीं समझा, everyone please raise hands, okay। तो ये आपको 3 लिस्ट मैंने आपको बता दी, तो अभी आप नोट डाउन कर लो ये 3 लिस्ट, चलो फास्ट नोट डाउन कर लो, ये नोट डाउन कर लो, कितना कितना टाइम है मेरे पास है, पता ही नहीं चलता है ना तुम्हारे साथ लेक्चर हो भी गया तो। हाँ मैं फोटो भेजूंगा, आप बाद में नोट डाउन करो, फोटो भेजूंगा बाद में नोट डाउन करो, चलो ठीक है। ये आपको नोट डाउन करना है जो भी मैंने डाल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बट नोट डाउन करना अनिवार्य है, ठीक है, ओके अनिवार्य मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। previous indirect structure, central taxes, custom duty, excise duty, central sales tax, service tax, सारे सेंट्रल का था ना, यहाँ पे देखो स्टेट वाला, वैट, लग्जरी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स एंड ऑक्ट्राई। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक ट्विस्ट था, काय का ट्विस्ट था, अरे सीएसटी कौन लेवी कर रहा था, अरे सीएसटी मैंने आपको लिखवाया था अभी अभी, सीएसटी कौन लेवी कर रहा था, लेवी मतलब कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके पैसे कौन ले रहा था, उसके पैसे किसके पास रह रहे थे, स्टेट गवर्नमेंट। तो ये मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, देखो अलग से नोट दिया है, इन द केस ऑफ इंटर स्टेट सेल्स द सेंटर हैज द पावर टू लेवी द टैक्स बट द टैक्स वाज कलेक्टेड एंड रिटेन्ड एंटायरली बाय द स्टेट। अगर मैं गुड्स को बना रहा हूं, अगर मैं गुड्स को बना रहा हूं, मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, तो किसके पास जाऊं मैं, सेंट्रल क्या स्टेट, अरे जल्दी बोलो, सेंट्रल क्या स्टेट, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, अरे बोलो ना यार, किसके पास जाऊं, मैं गुड्स बना रहा हूं, जल्दी बोलो, प्रीवियसली 1 जुलाई के पहले, बताओ किसके पास जाऊं मैं, सेंट्रल क्या स्टेट, मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, किसके पास जाऊं मैं, सेंट्रल क्या स्टेट,
सेंट्रल सेंट्रल क्या लगाएगा मेरे को, सेंट्रल क्या ड्यूटी लगाएगा, कौन सा टैक्स लगाएगा बोलो, एक्साइज लगाएगा। अगर मैं गुड्स खरीद के बेच रहा हूँ, खरीद के बेच रहा हूँ, खरीद के बेच रहा हूँ, किसके पास जाऊं मैं, लेफ्ट में क्या राइट में, अरे बोलो, सेंट्रल में क्या स्टेट में, बताओ मुझे एवरीवन, सेंट्रल में क्या स्टेट में, अरे बोलो, चैट में जवाब दो। अगर तुमको अगर नहीं निकालते आ रहा है चैट में तो जवाब दो ना यार। अगर मैं गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो मैं सेंट्रल के पास जाऊंगा, अगर मैं गुड्स को खरीद के बेचता हूं, ट्रेडिंग कर रहा हूं, सिर्फ सेल कर रहा हूं, तो वो मेरे को स्टेट में जाना पड़ेगा। और स्टेट में क्या लगेगा मेरा, अरे बोलो ना, स्टेट में क्या लगेगा मेरा, वैट लगेगा। तो वही चीज आपको मैंने और एक नोट बना के दिया है। इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स द सेंटर हैड द पावर्स टू लेवी टैक्स ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स एक्सेप्ट alcoholic liquor for human consumption, opium, narcotics, while the states had the power to levy the tax on sale of goods। समझा क्या नहीं, अरे समझा क्या नहीं, प्लीज रेज योर हैंड। अगर आप गुड्स को बेचते हो तो स्टेट वाला पकड़ेगा आपको, गुड्स को अगर बनाते हो तो सेंट्रल वाला पकड़ेगा, बोला एक्साइज ड्यूटी भर लो आप। While in the case of services, सर्विसेज दोनों में दिख रहे हैं क्या, अरे बोलो ना, सर्विसेज दोनों में दिख रहे हैं क्या एक ही जगह पे दिख रहा है, अरे बोलो ना, सर्विसेज यहाँ दिख रही है कि यहाँ पे दोनों में दिख रहा है कि एक ही में, सर एक ही में दिख रहा है सर। सर्विसेज आप विद इन स्टेट करो, आउटसाइड स्टेट करो, कहाँ पे भी करो, तो सर्विस टैक्स एक ही था 1 जुलाई 2017 के पहले, और वो किसके हाथ में था, सेंट्रल में। क्यों बताऊं मैं आपको, यूनियन लिस्ट देखो ना आप, स्टेट लिस्ट देखो ना, कहीं पे भी सर्विसेज के बारे में वहां पे स्टेट लिस्ट, स्टेट को कुछ भी राइट नहीं दिया था, कुछ भी राइट नहीं दिया था। सर्विसेज के ऊपर अगर लॉ बनाना था तो सिर्फ सेंट्रल के पास अथॉरिटी थी, स्टेट के पास अथॉरिटी थी ही नहीं, स्टेट के पास अथॉरिटी थी ही नहीं। सो इट वाज सेंटर अलोन दैट वाज एम्पावर्ड टू लेवी सर्विस टैक्स गवर्न्ड बाय फाइनेंस एक्ट, कॉमा बताओ ना, फाइनेंस एक्ट जल्दी बताओ, कॉमा कॉमा, अरे बोलो ना, मैंने जानबूझकर नहीं, बताओ बताओ कौन सा लिखूं, फाइनेंस एक्ट कॉमा, जल्दी बताओ, सर्विस टैक्स कब लागू हुआ था, अभी अभी बताया ना मैंने आपको, बताओ। 1994, एब्सोल्युटली राइट, 1994। ओके, चलो आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, तो ये भी आपको लिखना है याद करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रीवियस इनडायरेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा देख लिया हमने, और तो प्रीवियस इनडायरेक्ट स्ट्रक्चर में और भी प्रॉब्लम थे, क्या थे मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। पहले तो ये लिख लेंगे अपन, ठीक है, तुमको ये टैक्स, या ये लिखो, चलो ये लिखो, चलो 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 जल्दी लिखो, कस्टम ड्यूटी। चलो ये 5 कॉलम बनाओ ऐसे, 5 6 कितने, 5 कितने, 3 5 कॉलम, यहाँ 5 कॉलम बनाओ जल्दी, फास्ट फास्ट 5 कॉलम बनाओ। ओके 5 कॉलम बनाओ। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी के लिए कौन सा एक्ट था पहले, कस्टम ड्यूटी के लिए सर था कस्टम्स एक्ट, कस्टम ड्यूटी के लिए कौन सा एक्ट था, कस्टम्स एक्ट। सेंट्रल एक्साइज के लिए कौन सा एक्ट था, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। बोलते नहीं आता, एक मार्क का एमसीक्यू आ सकता है, विच एक्ट वाज गवर्निंग सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। विच एक्ट वाज गवर्नड फॉर कस्टम ड्यूटी, कस्टम्स एक्ट 1962। जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। सीएसटी एक्ट 1956 में बना था। सर्विस टैक्स, सर ये तो अभी याद हो गया सर, कितनी बार बोलोगे आप, फाइनेंस एक्ट 1994। और वैट, वैट का एक स्टेट वैट एक्ट बना था, यहाँ पे ईयर नहीं डालूंगा, क्यों, क्योंकि इंडिया में अलग अलग स्टेट ने अलग अलग टाइम पे ना सारे वैट लॉ को एप्लीकेबल किया था। केरला सबसे पहला स्टेट बना था जो 2002 में वैट लेके आया था, महाराष्ट्र ने 2005 में लेके आया, वैसे ही कुछ कुछ लोगों ने ना बाद में वैट लॉ लेके आए थे। तो इसलिए यहाँ पे वैट की मैं एक्ट नहीं का ईयर नहीं बता सकता हूँ, अलग अलग स्टेट ने अलग अलग टाइम पे ना वैट लॉ को एप्लीकेबल किया था। जम्मू एंड कश्मीर ने नहीं किया था, जम्मू एंड कश्मीर ने नहीं किया था, ठीक है। ओके तब के टाइम पर, अभी है जम्मू कश्मीर जीएसटी में लागू है, ठीक है, जीएसटी जम्मू कश्मीर में लागू है। आज बताया कि नहीं बताया फिर सर ने, स्टोरी बताई क्या हरी सिंह की, ने बताई क्या नहीं बताई, बताई हरी सिंह की स्टोरी बताई आपको, चलो ठीक है, नहीं बताई क्या बताई, अरे हाँ या नहीं, हाँ ना, बताइए सर। हाँ ठीक है, हाँ ओके ठीक है। मजा आया ना, कितनी देर से एक्सप्लेन कर रहे थे, मैंने बोला 5 मिनट के ऊपर नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, 15 मिनट लिए सर ने, हाँ कितना टाइम लिया, सच्ची बोलो कमीनो, मैं उसको गुस्सा नहीं करने वाला, 5 मिनट एक्सप्लेन किया क्या 15-20 मिनट एक्सप्लेन किया, तो बोलो ना, हाँ नहीं सर, 5 मिनट नहीं किया। ठीक है, मैंने क्लियरली बोला था 5 मिनट के ऊपर मत लिखना, ठीक है। ओके हरी सिंह की स्टोरी,
लिखा टैक्स लॉ। कस्टम ड्यूटी का टैक्सेबल इवेंट कब आएगा? टैक्सेबल इवेंट मतलब ऐसा कौन सा हादसा होगा या इवेंट होगा जिसके बेसिस पे मुझे टैक्स भरना पड़ेगा? जब मैंने ऑर्डर किया ऑस्ट्रेलिया में तब, जब ऑस्ट्रेलिया से गुड्स निकले तब मुझे इंपोर्ट ड्यूटी भरना पड़ेगा क्या? जब मैंने ना मटेरियल यहाँ पे आया पोर्ट में और पोर्ट से मैं क्लियर करने जा रहा हूँ तब? जरा बताओ तो मुझे, मेरे को इंपोर्ट ड्यूटी सब कब भरना मटेरियल पड़ेगा? ये जब मैंने यहाँ पे पोर्ट से कलेक्ट करने जाऊंगा। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी कब? जब मेरे को यूएस वाले ने फोन करके बोला, ईमेल करके बोला, प्लीज सेंड 10 मशीनरीज टू मी, ओके, ऐसा करके लिख दिया, तब मैं एक्सपोर्ट ड्यूटी भरूंगा। क्या जब बन रहा है प्रोडक्ट तब मैं एक्सपोर्ट ड्यूटी भरूंगा? क्या मेरे गेट से बाहर निकला तब भरना पड़ेगा? क्या जब मैं एक्चुअली मेरा एक्सपोर्ट बॉम्बे के नवा शेवा पोर्ट पे पड़ा हुआ है और वहां से वो जा रहा है टेरिटोरियल वाटर्स में, टेरिटोरियल वाटर्स में मतलब वो अरेबियन सी के थ्रू जा रहा है आगे, सर वो तब भरना पड़ेगा। द मोमेंट आपने वो शिप में रखा ना तब भरना पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के टाइम पर आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ड्यूटी भरना पड़ेगा। क्लियर? सेंट्रल एक्साइज कब भरना पड़ेगा? जब मैं मैन्युफैक्चर करूंगा या जब मैं सेल करूंगा? अरे बताओ ना यार, 10 बार एक्सप्लेन किया ये मैंने। मैन्युफैक्चर, एब्सोल्युटली। सीएसटी कब भरूंगा? जब मैं महाराष्ट्र के महाराष्ट्र बेचूंगा क्या महाराष्ट्र से अलग स्टेट में बेचूंगा? अरे बताओ, इंट्रा स्टेट क्या इंटर स्टेट? अलग स्टेट में, उसको बोलेंगे इंटर स्टेट सेल के टाइम पर। सर्विसेज कब करूंगा? जब मैं माल बना रहा हूं या मैं सर्विस दे रहा हूं? जब मैं माल बना रहा हूं या मैं सर्विस दे रहा हूं? तो जब मैं सर्विसेज दूंगा। कौन सी सर्विस? टैक्सेबल सर्विस। अगर मैं एडवोकेट हूं और एडवोकेट में ना पहले सर्विस टैक्स लागू नहीं था, ठीक है, ओके, तो इसलिए उनको टैक्सेबल सर्विस से निकाल दिया था, ठीक है, तो इट विल नॉट बी कॉल्ड एज टैक्सेबल सर्विस, ओके। जब मैं ना, अरे मैं उसका सर्विस करता हूँ, किसका मालूम है? कि एम्बुलेंस सर्विस। एम्बुलेंस सर्विस में सोचो, सच में सोचो, एम्बुलेंस सर्विस के ऊपर सर्विस टैक्स लगाया रहता था क्या? हमारे मोदी गवर्नमेंट या मन्नू गवर्नमेंट, किसने लगाया होगा क्या? अरे बोलो ना, नहीं लगाया होगा ना। किसी का बेचारे का वो करने का क्या, अंतिम संस्कार करना है। अंतिम संस्कार भी एक सर्विस होती है ना, कि अंतिम संस्कार में आपको पेड़े वेड़े देते रहते हैं, ऐसे नहीं है ना, वो भी एक सर्विस है। तो अंतिम संस्कार के लिए कोई टैक्स लगा होगा क्या? नहीं सर, नहीं लगाते सर, बेचारे को शांति से जाने दो ना यार, काय को उसके ऊपर टैक्स लगाते? तो टैक्सेबल सर्विस नहीं था। तो ऐसे भी सर्विसेज थे जो सर्विस टैक्स के दायरे में थे ही नहीं, ठीक है, तो टैक्सेबल सर्विस। वैट जब मैं मैन्युफैक्चर करूंगा कि जब मैं सेल करूंगा? और कौन सा सेल? इंटर स्टेट क्या इंट्रा स्टेट? अरे जब बोलो भाई, इंटर स्टेट क्या इंट्रा स्टेट? इंट्रा स्टेट, एब्सोल्युटली, सेल विद इन द स्टेट। लिखा, समझा आपको? कस्टम ड्यूटी का पैसा किसको जाएगा? मोदी जी क्या फड़ो तुम्हारा, ठाकरे बोलो, मोदी जी क्या ठाकरे, जल्दी बोलो, किसको जाएगा? मोदी जी, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल एक्साइज का किसका पैसा जाएगा? मोदी जी क्या ठाकरे? सर मोदी जी। सीएसटी का तो सर आपको मालूम है उसमें लोचा है, क्या लोचा है? हाँ, स्टेट गवर्नमेंट लेता था, लेवी करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट। आप यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, ठीक है, लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, लेवी, एल एल मतलब लेवी, लेवी बाय सीजी, कलेक्टेड बाय एसजी, कलेक्टेड बाय एसजी, ठीक है। हाँ, एक मिनट बेटा, एक मिनट, कलेक्टेड बाय सीजी, ओके, ये यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं आपको, ओके। कल लेविड बाय सीजी, कलेक्टेड बाय एसजी, ऊपर कलेक्टेड था ना इसीलिए सिर्फ सीजी लिखा था मैंने, लेविड बाय का कॉलम नहीं डाला है मैंने, ओके। आप ऊपर भी लिख सकते हो, आप चाहे तो ऐसा लिख लो ना भली, ये लो भली, ऐसा करो, ऐसा करो, आपको और दिमाग में बैठ जाएगा। लेविड बाय सीजी, लेविड बाय सीजी, कलेक्टेड बाय सीजी, ओके, लेविड बाय सीजी, कलेक्टेड बाय सीजी, लेविड बाय सीजी, कलेक्टेड बाय सीजी, ओके, लेविड एंड कलेक्टेड दोनों बाय सीजी। यहाँ पे भी सर्विस टैक्स लेविड बाय सीजी एंड कलेक्टेड बाय सीजी। यहाँ पे वैट सर लेविड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड कलेक्टेड बाय भी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ओके। एवरीवन अंडरस्टूड एवरीवन, हाँ या नहीं? शॉर्टकट समझेगा अभी आपको? अरे समझा कि नहीं समझा? यस एवरीवन, अंडरस्टूड एवरीवन। सिर्फ एक ही चीज में बदलाव है, वो है आपके सीएसटी में, उसके अलावा कहीं पे भी बदलाव नहीं है, ओके। यस, एल मतलब लेविड बाय, आप स्टार मार्क करके नीचे लिखो, एल मतलब लेविड बाय, सी मतलब कलेक्टेड बाय, ठीक है। एल एन सी सीजी, एल एन सी सीजी, सिर्फ सीएसटी में थोड़ा प्रॉब्लम है, बाकी का सर्विस टैक्स किसका है? सर यूनियन लिस्ट 1 में आता है सर सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज भी यूनियन लिस्ट 1 में आता है, कस्टम ड्यूटी भी यूनियन लिस्ट 1 में आता है, सीएसटी सर लोचा है उसके अंदर, यूनियन लिस्ट 1 में आता है, कल लेवी कर सकते हैं, लेकिन कलेक्ट कौन कर रहा था? स्टेट गवर्नमेंट। वैट सर नीचे दिया गया है सेल, जरा वो भी दिखा दूंगा आपको मैं, ठीक है।
एंट्री नंबर याद रखना है, कर सकते हो। ये कौन सा एंट्री नंबर है? शेड्यूल 7 का, जो मैं आपको शेड्यूल 7 अभी नहीं दिखाया, उसमें देखा क्या आपने? कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज ऊपर नीचे थे, अरे बोलो ना हाँ या नहीं, ऊपर नीचे थे क्या नहीं? 83 एंड 84 Yes, sir. नीचे सेंट्रल सेल्स टैक्स 92A में है, ये 97 में है, नीचे 54 ऑफ स्टेट लिस्ट। हमने देखा था ना, हमने 54 ऑफ स्टेट लिस्ट, ये देखा कि नहीं देखा? तो यहाँ पे हमारे स्टेट लिस्ट में, अगर आपको याद रखना है याद रखो, नहीं याद रखना है मत रखो, बट मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है? ओके, अगर कुछ याद रखना चाह रहे हो तो करो, आगे कहीं ना कहीं इसमें रेलेवेंस आने वाला है, बट इतना याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जीएसटी सीखने आ रहे हैं सर, हम क्या को कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज। अरे बच्चा लोग, नया लॉ क्यों आया? क्योंकि पिछले लॉ में कुछ तो प्रॉब्लम होंगे, इसके लिए आया होगा ना। अरे बोलो ना हाँ या नहीं? तो जब तक आपको Yes, sir. प्रॉब्लम ही मालूम नहीं रहेंगे तो सॉल्यूशन कैसे समझेगा? और अगर मैंने डायरेक्टली सॉल्यूशन दे दिया तो मजा आएगा क्या आपको समझने में? अरे बोलो ना, मजा आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा ना मजा। तो इसीलिए सर पहले मैं तुमको बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में लेके जा रहा हूँ, फिर अपन बोलेंगे कि सर ये तो जीएसटी है, गुड एंड सिंपल टैक्स। 2-3 दिन तक आपको सिंपल लगेगा, बट फिर बाद में बैंड बजने वाली तुम्हारी, ठीक है? ओके, तो जीएसटी की भी बैंड बजेगी सबको। क्या फिर आप एंड में बोल देना क्या मोदी जी ने सही कहा था कि जीएसटी का फुल फॉर्म गुड एंड सिंपल टैक्स है? तो आप मुझे एंड में बताना जब आपका पूरा जीएसटी खत्म हो जाएगा तब, ठीक है? ओके, सो यहाँ पे आपका हो गया, लिख के हो गया सबका, यहाँ पे ये सबका लिख के हो गया। सर यस्टरडे का आंसर, हाँ बता देता हूँ, टेंशन मत ले, ठीक है? ओके, बता देता हूँ मैं, ठीक है? सो ये लिख के हो गया रहेगा आई बिलीव। अभी मैं ये इसके कॉम्प्लेक्सिटीज में कल क्लियर करता हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि अगर बता देता हूँ मैं, यहाँ पे यहीं पे बता देता हूँ, सुनो यहाँ पे। हाँ, कल मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल मैं मोबाइल बना रहा हूँ, ठीक है? अभी मैं मोबाइल बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ? मोबाइल। मोबाइल की कीमत है 10,000। बायर एंड सेलर दोनों महाराष्ट्र के अंदर है, दोनों महाराष्ट्र के अंदर है। पहले लगता था एक्साइज और एमवैट, अभी अभी क्या लगेगा बोलो? अभी क्या लगेगा बोलो जल्दी? सर अभी लगेगा एसजीएसटी और सीजीएसटी। क्लियर यहाँ तक एवरीवन? यहाँ तक क्लियर? अभी लगेगा एसजीएसटी और सीजीएसटी। अगर दोनों महाराष्ट्र के अंदर है बेटा, दोनों महाराष्ट्र के अंदर है, बायर एंड सेलर इन वन स्टेट, तो एमवैट नहीं लगेगा। अभी आपको महाराष्ट्र के अंदर ही है तो एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा। अगर आप बाहर के स्टेट में बेच रहे हो तो आप लगाते थे आईजीएसटी। अब कल के ट्विस्ट क्वेश्चन में मैंने आपको पहला एक ट्विस्ट क्वेश्चन पूछा था, मैं अंडमान निकोबार का हूं, ओके, मैं मोबाइल बना रहा हूं और अनिकेत जो है वो महाराष्ट्र का है। अंडमान निकोबार से महाराष्ट्र में जा रहा है तो भी दो स्टेट कहलाए जाएंगे। तो आप एसजीएसटी, सीजीएसटी या यूटीजीएसटी नहीं लगाने वाले हो, आप क्या लगाओगे? आईजीएसटी ही लगाओगे। मैं अंडमान निकोबार का हूं और विनायक भी अंडमान निकोबार का है, तो मैं लगाऊंगा यूटीजीएसटी और सीजीएसटी। यहां तक क्लियर क्या नहीं एवरीवन? यहां तक क्लियर क्या नहीं? प्लीज लेट मी नो, यहां तक किसी Yes, को भी sir. कुछ प्रॉब्लम है? अब Yes, sir. मैं अंडमान निकोबार का और महेश तलरेजा जो है वो दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर अपनी हवेली में ना बैठ के एंजॉय कर रहा है, ठीक है? दादरा एंड नगर हवेली में एंजॉय कर रहा है और वहां से मुझे मोबाइल का ऑर्डर किया उसने। मैं अंडमान निकोबार का, वो दादरा एंड नगर हवेली का। मैं भी यूनियन टेरिटरी, वो भी यूनियन टेरिटरी, लेकिन क्या ये दोनों एक ही यूनियन टेरिटरी है? नहीं बच्चा लोग, दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी में व्यवहार हो रहा है ना, मतलब दो अलग अलग स्टेट में व्यवहार हो रहा है, यही समझ लो ना। तो इसका कॉमन सेंस जवाब क्या होगा? एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, सीजीएसटी नहीं सर, आईजीएसटी लगेगा। समझा या नहीं समझा? आईजीएसटी लगेगा। समझा Yes, sir. एवरीवन? आईजीएसटी लगेगा, आपका यूटीजीएसटी नहीं लगेगा, ओके? आईजीएसटी लगेगा। ये था आपका कल का सवाल जो मैंने आपको बताया। तो जाते जाते और एक सस्पेंस क्रिएट कर देता हूं आपको, और एक सस्पेंस क्रिएट कर देता हूं। आप सर्च करना, ठीक है? आप सर्च करना, सुनो ध्यान से। हाँ, आप सर्च करना दो चीजें जो आपको सर्च करनी है। क्या टाइम है? अरे मेरे पास है 8 मिनट, रे काय को आपको जाने दो, रुको 1 मिनट, ओके? कौन से प्रोडक्ट जीएसटी पे लागू नहीं है? आपको मालूम है कौन से प्रोडक्ट जीएसटी पे लागू नहीं है, मतलब जो जीएसटी के दायरे में नहीं आए? सुना है कि नहीं सुना है आपने कभी? कौन से प्रोडक्ट्स जीएसटी पे? आप जब पेट्रोल भरने जाते हो तो वो आपको जीएसटी लगाता है क्या? अरे बोलो ना। पेट्रोल जब भरने जाते हो तो जीएसटी लगाता है क्या? अरे बोलो ना, अरे बोलो ना। कभी बिल लिया क्या? सर बिलिच नहीं लेते अपन, बिलिच नहीं लेते हैं। तो बताओ, पेट्रोल के ऊपर जीएसटी है? सर नहीं है सर, पेट्रोल के ऊपर जीएसटी नहीं है। मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, क्या बेटा? एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जीएसटी के दायरे में है, लेकिन उसका रेट 0% है।
उसका रेट 0% है। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि जो जीएसटी के दायरे में ही नहीं है, जो जीएसटी के दायरे में ही नहीं है, मतलब कुछ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स है, 5 प्रोडक्ट्स है जो जीएसटी लागू ही नहीं किया, उसको टच भी नहीं किया है अभी तक। एग्रीकल्चर को टच किया है और बोला है कि ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है रे, रोज रोज के लगने वाले प्रोडक्ट्स है, हम है ना आम जनता को है ना इसके ऊपर टैक्स लगाने के लिए नहीं बोलेंगे अपन। 0%। मिल्क, मिल्क आप अगर छुट्टा बेच रहे हो मिल्क 0%, 10 टिन वाला मिल्क बेच रहे हो तो उसके ऊपर 5%, ऐसा वो बोलते हैं आपको, ठीक है। आपको है ना पनीर छुट्टा ले रहे हो आप 0%, जीएसटी के दायरे में है लेकिन 0%। लेकिन पनीर आप अमूल का ले रहे हो पैकेज्ड वाला एकदम मस्त पैकी, तो उसके ऊपर 5% लगेगा। नमक, आपने नमक ले लिया 0%, आपने आपने शुगर लिया 0%, शुगर जीएसटी के दायरे में है लेकिन शुगर को 0% कर दिया है उन्होंने। मतलब इसका ये मतलब है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उनको इन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी जीएसटी रेट लगा सकते हैं वो, क्योंकि उन्होंने ये प्रोडक्ट्स को उस दायरे में डाला हुआ है। मेरा ये कहना है कि पेट्रोल ऐसी चीज है जो जीएसटी के दायरे में ही नहीं है, मतलब वो जीएसटी के एक्ट में ही नहीं है। तो पेट्रोल अगर ऐसी चीज है तो बताओ ऐसे कौन से 5 प्रोडक्ट्स है, मुझे जरा बताओ ऐसे कौन से 5 प्रोडक्ट्स है जो जीएसटी के दायरे में नहीं है। कभी सुना है क्या आपने? बताओ, सोचो सोचो जरा सोचो। हाँ, बुक्स 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 जीएसटी के दायरे में है दायरे में है, उसके ऊपर रेट 0% है, उसको निल रेटेड बोला जाता है या एग्जेम्प्टेड बोला जाता है, दायरे में है। पेट्रोल तो दायरे में ही नहीं है। ओके, पेट्रोल के साथ क्या आता है दूसरा? अरे बता दो ना यार, इतना सिंपल है यार। पेट्रोल पंप में 2 चीजें मिलती है, क्या मिलती है? अरे बोलो ना पेट्रोल के साथ क्या आएगा दूसरा? अरे बोलो ना यार। डीजल। डीजल। तो हाई स्पीड डीजल बोला जाता है उसको। एक पेट्रोल जिसको हम क्रूड भी बोल सकते हैं, पेट्रोल क्रूड, क्रूड ऑयल जो पहले एकदम कच्चा तेल रहता है उसको थोड़ा रिफाइन करके डीजल में जाता है, उसको और रिफाइन करके पेट्रोल में जाता है। तो ये 3 चीजें आपके स्ट्रेट अवे आ जाती है। चौथा आपका आ जाता है वो जो हवाई जहाज चलता, हवाई जहाज जो चलता वो कौन से अपने साधारण पेट्रोल से चलता क्या? अपना जो गाड़ी पे अपन डालते, अरे बोलो ना हवाई जहाज। लाइट पेट्रोल एटीएफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको हम? एटीएफ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो ये भी निकाला गया है, जीएसटी के दायरे में नहीं है। और एक चीज जीएसटी के दायरे में नहीं है, natural वाइन natural gas is also not within the part of this. Natural gas which has been used for your cooking and all those things. Okay, so ये भी आपके जीएसटी के दायरे में नहीं है। तो आपके 5 चीजें जो जीएसटी के दायरे में नहीं है वो ये हैं आपके, क्लियरली। ओके, सुनो ध्यान से, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फोटो से दिखा देता हूँ, आपको और क्लियरली समझ जाएगा, ठीक है। जो चीजें जीएसटी के दायरे में नहीं है, फोटो से आपको और क्लियरली हो जाएगा, ठीक है। सो कौन सी चीजें जीएसटी के दायरे में नहीं है? यहाँ पे जीएसटी विल नॉट अप्लाई टू पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट जिसको हम पेट्रोल बोलते हैं, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। लेकिन सर अभी अभी आपने कहा कि वो टोबैको प्रोडक्ट्स, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्या वो भी जीएसटी में नहीं है क्या? सच्ची बताओ। हाँ, किसी ने एक्सपीरियंस किया है क्या? ए बोलो ना, किसी ने जाके दारू की बोतल लाई, उस पे बिल पे जरा देखो ना जीएसटी लगा है क्या? अरे नहीं सर। लगा है। कंपनी, हाँ महेश तलरेजा पकड़ गया, महेश तलरेजा पकड़ गया एकदम खुश होके, सर नहीं सर बिल पे नहीं आता है जीएसटी। तो ओके, तो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मुझे जरा ये बता दो, अभी अभी मैंने आपको स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट दिखा दी थी। एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन किसको राइट थी इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी या इसके ऊपर टैक्स लगाने की? स्टेट यूनियन को को, के स्टेट को? हाँ, यूनियन के स्टेट को। और मुझे ये भी बता दो जीएसटी क्या है, यूनियन का यूनियन का रहेगा या स्टेट का रहेगा जीएसटी? अरे बताओ ना, यूनियन का क्या स्टेट का? यूनियन का। तो यूनियन ने जब यूनियन को एब्सॉर्ब किया तो बताओ क्या अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वो टैक्स लगा सकता था क्या? जब अल्कोहल और इसमें लगा सकता था क्या? नहीं। मतलब आज भी बच्चा लोग, आज भी 1 जुलाई 2017 को 3 साल हो चुके हैं, आज भी अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर स्टेट ही टैक्स लगाता है।
स्टेट ही एक्साइज ड्यूटी लगाता है, स्टेट ही वैल्यू एडेड टैक्स लगाता है। मतलब जीएसटी आने के बाद भी मेरे फैक्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, लेकिन गोवा के अल्कोहल वाले फैक्ट्री का सॉल्व नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको अभी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के लिए भी एक बंदा लग रहा है, उनको स्टेट के लिए भी एक बंदा लग रहा है, और उनको अभी जीएसटी के लिए भी अलग से बंदा लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब वो कोई गुड्स खरीदते होंगे तो जीएसटी लगता होगा ना। लेकिन सर आप बार बार क्यों बोल रहे हो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन? क्योंकि अल्कोहल 2-3 प्रकार के होते हैं। अब मैं दारू का दुकान पे नहीं बैठता हूं मैं, बट मैं आपको बता सकता हूं। हाँ, प्लीज सोचो, अल्कोहल भी 2-3 प्रकार के होते हैं। एक अल्कोहल होता है जो आप पी सकते हैं, जो नॉर्मली है ना इंसान के लिए रहते हैं फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसके ऊपर स्टेट ही लेवी करेगा। लेकिन आपको मालूम है सैनिटाइजर में क्या डालते हैं हम? क्या डालते बोलो ना? सैनिटाइजर एथिनिल अल्कोहल बोलते हैं उसको, एथिनिल अल्कोहल बोलते हैं। वो भी अल्कोहल होता है, लेकिन क्या वो सैनिटाइजर का अल्कोहल आप पी सकते हैं क्या? जरा बताओ, पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते। सो दैट इज नॉट मेड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दैट इज मेड फॉर कमर्शियल कंजम्पशन। तो सपोज आपकी कोई एक सैनिटाइजर बनाने की फैक्ट्री है और आप अल्कोहल मंगा रहे हो और वही सैनिटाइजर या अल्कोहल बेच भी रहे हो, वो वाला अल्कोहल बेच रहे हैं जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है। अब बताओ मुझे, थोड़ा ध्यान से उस लॉ की लैंग्वेज को पढ़ो और बताओ मुझे, क्या जब अल्कोहल फॉर नॉट ह्यूमन कंजम्पशन अगर रहा तो क्या लगेगा? अभी भी एक्साइज ड्यूटी और वैट लगेगा क्या जीएसटी लगेगा? अरे बता दो यार, अभी क्या लगेगा? जल्दी बता दो, कम ऑन जल्दी बता दो, क्या लगेगा उसके ऊपर? अल्कोहल फॉर Yes. ह्यूमन कंजम्पशन नहीं है, अल्कोहल फॉर कमर्शियल कंजम्पशन है, तो वो आपका चला जाएगा जीएसटी के दायरे में। अंडरस्टूड क्या? नॉट अंडरस्टूड एवरीवन? अंडरस्टूड और नॉट Yes, अंडरस्टूड? sir. यस और नो? यस, Yes, एवरीवन sir. अंडरस्टूड? यस। तो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अभी भी स्टेट टैक्स लगता है और अभी भी आपका स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता है। हाई स्पीड डीजल ऑयल, उसके बाद आपका मोटर स्पिरिट, पेट्रोलियम क्रूड, नेचुरल गैस एंड एटीएफ, ये पांचों जीएसटी के दायरे में है ही नहीं, तो इसके ऊपर अभी भी जूना टैक्स ही चालू है। सेंट्रल एक्साइज टैक्स, स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स, वो ही चालू है। अभी इसमें है ना कोई भी इन्होंने इन दायरे में लाया नहीं है। अब नेक्स्ट आप लास्ट चीज, टबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। सिगरेट किसने खरीदी है यहाँ से? सिगरेट या तंबाकू बिल पे खरीदा है क्या किसी ने? बिल लिया है सर, अपन बिल नहीं लेते, अपन जाते भी नहीं वहां पे, ठीक है? ओके, तो टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर, यस बच्चा लोग, फाइनली कंक्लूजन बता रहा हूं, दोनों लगता है। आज भी उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज लगता है, आज भी उसके ऊपर वैट लगता है, आज भी उसके ऊपर जीएसटी भी लगता है। सर क्यों? अरे यार अच्छी चीज होती है क्या खाने को? ये अच्छी चीज होती है क्या यार? बोलो ना, अच्छी चीज होती है क्या? सिगरेट, टोबैको, बीड़ी, पान, नहीं अच्छी सर। चीज नहीं अच्छी होती है ना? No, तो sir. इसीलिए इसको जानबूझकर एक्सपेंसिव रख रहे हैं, ताकि हम इतना टैक्स डालें इसके ऊपर कि है ना, कि लोग इसके ऊपर है ना कंजम्पशन ही कम कर दें। कंजम्पशन कम करेंगे तो लोगों की भलाई होगी, इकोनॉमिक वेलफेयर होगा, इसीलिए सोशल वेलफेयर होगा। तो टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर स्टेट वैट भी लगता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगती है, जीएसटी भी लगती है। तो टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट जीएसटी के दायरे में है, लेकिन वो 5 चीजें जीएसटी के दायरे में नहीं है। और छठवीं कौन सी? कबीर सिंह। कबीर सिंह क्या? अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे हाँ या नहीं? यस। तो मैं आपको 4-5 जो Yes, पीपीटी आज डिस्कस कर चुका हूँ वो फोटो भेज रहा हूँ, आपको नोट डाउन करना है, ठीक है? मैं कल चेक करूंगा आपने नोट डाउन किया है कि नहीं। जिन्होंने नोट डाउन नहीं किया उसको मैं ग्रुप में से निकाल दूंगा। मेक इट वेरी क्लियर टू इट। ओके, चलो बाय एवरीवन, सी यू, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू एवरीवन, बाय bye, sir. बाय एवरीवन, टेक केयर।